रहीम स्टार्ट करते हैं गाइडलाइन के चैप्टर 25 की पार्ट 2 की वीडियो। इसमें बेसिकली हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है। इस टॉपिक में बेसिकली हमने देखना क्या है, बॉडी के मुख्तलिफ जो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एक कंपार्टमेंट में हमने फ्लूइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल अगर देखा जाए ना तो यहां पे होता है कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। क्या मतलब है, हम एक कंपार्टमेंट के अंदर कोई सोल्यूट डालते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो सोल्यूट कितना डाइल्यूट हो गया। उसकी डाइल्यूशन को कैलकुलेट करके हमें पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम था। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको, ये देखिएगा, ये जनाब वाली एक ड्रम है, ठीक है। मुझे नहीं पता इस ड्रम के अंदर कितना पानी है। मैंने इस ड्रम के अंदर 100 मछलियां डाल दी, ठीक है। अब कंसिडर कीजिए, सोचिए कि इस ड्रम में मिसाल के तौर पे 10 लीटर पानी है, ठीक है। अब जब मैंने 100 मछलियां डाल दी, वो 100 मछलियां इस 10 लीटर पानी में भर गई, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस ड्रम में से सैंपल के तौर पे 1 लीटर पानी निकालता हूं। तो 1 लीटर पानी में आप मुझे बताएं कितनी मछलियां होंगी। अगर 10 लीटर पानी में 100 मछलियां डाली हैं तो 1 लीटर पानी में 10 मछलियां होंगी या नहीं होंगी? डेफिनेट सी बात है, हर लीटर के अंदर 10 है तो इसी तरह 10 लीटर पानी में 100 मछलियां आ जाएंगी ना। तो मैं देखता हूं कि यार मैंने 100 मछलियां डाली थी, ठीक है। मछलियों की तादाद तो 100 की 100 ही रही होगी। अब मैं चेक करता हूं कि 1 लीटर के अंदर 10 मछलियां आई हैं, इसका मतलब है 100 मछलियां डाली है ना, तो इसका मतलब है अंदर तकरीबन 10 लीटर पानी होगा। समझ में आ गई बात। इसी तरह मिसाल के तौर पर ये एक और एग्जांपल है, इस ड्रम में भी मैंने 100 मछलियां डाल दी, लेकिन इस ड्रम के अंदर पानी था तकरीबन 100 लीटर, ठीक। मैंने जैसे यहां पे सैंपल निकाला था वैसे यहां भी मैंने 1 लीटर पानी का सैंपल निकाला। जब यहां मैंने 1 लीटर पानी का सैंपल निकाला तो 1 लीटर पानी में सिर्फ एक ही मछली थी। मैंने कहा यार 100 मछलियां डाली हैं और 1 लीटर में सिर्फ एक मछली है, इसका मतलब है इसमें 100 लीटर होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रिंसिपल होता है कि हम वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो सोल्यूट डाला है हमने, वो सोल्यूट पता होता है हमें। या देखें ना, यहाँ पे वो बता रहे हैं आपको क्या क्या पता होना चाहिए। टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंजेक्टेड, जो मतलब कितनी मछलियां आपने डाली हैं, जारी बात है ये भी आपको पता होना चाहिए। और कंसंट्रेशन, यानी कि 1 लीटर में कितनी मछलियां हैं। बस ये 2 चीजें पता होंगी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि अंदर वॉल्यूम कितना है। यह हकीकत में मछलियां नहीं होती। हकीकत में क्या होता है, हम सोल्यूट डालते हैं और अंदर हमारे पास जो भी ब्लड का वॉल्यूम देखना है या इंट्रासेलुलर फ्लूइड का, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का, वो जो भी है वो बात की बातें, ठीक है। अच्छा, एक बात गौर करना, एक बात बहुत जरूरी है। यहाँ पे जरूरी है कि जो भी सोल्यूट हो, नंबर 1 बात, वो आपके पास इवनली डिस्पर्स हो रहा हो। ऐसा ना हो मैंने 100 मछलियां डाली हैं, वो यहाँ पे खाना था तो सारी मछलियां ना यहाँ पे जमा हो गई, ज्यादातर मछलियां यहाँ पे जमा हो गई। तो बजाय इसके 1 लीटर में 10 आती, ज्यादातर मछलियां यहाँ पे जमा हुई थी, यहाँ बहुत थोड़ी मछलियां थी। मैंने यहाँ से 1 लीटर निकाला, मैंने देखा 1 लीटर में तो सिर्फ 5 मछलियां हैं, तो मैंने हिसाब लगा लिया, इसका मतलब है इसमें 20 लीटर पानी होगा। मिसाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मछलियों को सारे के अंदर इवनली डिस्पर्स हो जाना चाहिए। या जिस तरह अगर इसकी एग्जांपल लें तो यहाँ पे 1 लीटर में एक मछली थी ना, इसलिए हमने कहा था 100 लीटर पानी हो। अगर मिसाल के तौर पे सारी मछलियां जनाब ऊपर ऊपर आ जाएं, ये 100 की 100 मछलियां सरफेस पे आ जाएं, ठीक। मैंने सरफेस से 1 लीटर पानी निकाला, मैंने देखा 1 लीटर पानी के अंदर 5 मछलियां हैं, तो ये तो भाई बात खराब होगी ना। तो पहली बात जरूरी है कि सोल्यूट इवनली डिस्पर्स हो, और दूसरी बात जरूरी है कि सोल्यूट ऐसा ना हो कि वो मेटाबोलाइज हो जाए या एक्सक्रीट हो जाए। ये ना हो कि मैं यहाँ ड्रम में मछलियां डालूं, यहां से मछलियां बाहर निकल जाएं, तो जितनी कंसंट्रेशन मुझे होनी थी वो मछली नहीं होगी। तो 2 बातें शर्त है कि जो भी सोल्यूट हो वो मेटाबोलाइज ना हो जाए बॉडी के अंदर, बॉडी उस सोल्यूट को खत्म ही ना कर दे, उसकी कंसंट्रेशन रहनी चाहिए, मेटाबोलाइज ना हो, एक्सक्रीट ना हो, और उसके अलावा वो इवनली डिस्पर्स हो। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपार्टमेंट में कितना वॉल्यूम है। डालने के बाद अब मैं दिखाता हूं आपको मुख्तलिफ कंपार्टमेंट को हम किस तरह से देखते हैं। ये देखिएगा, ये एक कंपार्टमेंट ऑफ फ्लूइड है ऑरेंज फ्लूइड, और ये एक कंपार्टमेंट ऑफ फ्लूइड है ब्लू फ्लूइड, ठीक है। अब मैंने चेक करना है सिर्फ ऑरेंज फ्लूइड के, ये जो ऑरेंज कंपार्टमेंट है इसमें कितना फ्लूइड है। तो मैंने यहाँ पे सोल्यूट डाल दिया और कंसंट्रेशन चेक की, मुझे पता चल गया। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐसा सोल्यूट डालना पड़ेगा जो सिर्फ इस ऑरेंज कंपार्टमेंट में ही रहे, ठीक है। ऐसा सोल्यूट डालना पड़ेगा जो सिर्फ इस ऑरेंज कंपार्टमेंट में ही रहे। अगर वो बाहर भी निकल गया फिर तो बात फर्क हो जाएगी ना, डन होगी बात। तो सबसे पहली बात है, अगर मैंने इस कंपार्टमेंट का कैलकुलेट करना है तो मुझे ऐसा सोल्यूट यूज करना पड़ेगा जो सिर्फ इसी के अंदर है। और अगर मैंने पूरे टब के अंदर देखना है कितना फ्लूइड है, तो मैं कोई भी ऐसा सोल्यूट यूज करूंगा जो यहां भी जाए, पूरे टब के अंदर इवनली डिस्पर्स हो जाए, ठीक होगी बात। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमने मेजरमेंट टोटल बॉडी वाटर करना हो, सारे कंपार्टमेंट का यानी पूरे टब का वॉल्यूम मेजर करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैवी वाटर। वाटर तो आपको पता है ना, बॉडी के किसी भी हिस्से में चला जाता है, तो हम एक खास वाटर यानी कि ट्रीटियम वाला वाटर बनाते हैं, हैवी वाटर। और फिर हम चेक करते हैं पूरी बॉडी में इस वाटर की कितनी कंसंट्रेशन है। जितना अगर ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जा रही है तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब कंसंट्रेशन से फर्क पड़ता है ना, सीधी सी बात है ना। देखो, जब मछली हमने की थी तो हमने यही चेक किया था ना 1 लीटर में कितनी मछलियों की कंसंट्रेशन है,
ठीक है। तो इसी तरह हम चेक कर लेंगे हैवी वाटर की बॉडी में कितनी कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन की बेस पे हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा एक और सोल्यूट भी है जो हम यूज करते हैं टोटल बॉडी वाटर के लिए, और वो है एंटीपायरीन। ठीक है, ये भी ऐसा सोल्यूट है जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस कॉमनली आराम से पास कर जाता है। तो कोई भी ऐसा सोल्यूट हम यूज कर सकते हैं जो कि सारे कंपार्टमेंट्स में इवनली फैल जाए। ऐसा ना हो कि किसी एक ही कंपार्टमेंट में दूसरे में जा ना सके। डालोगे बात तो मेजरमेंट टोटल बॉडी वाटर किस तरह की है वो हमें समझ में आ गई। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। अब ये एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट है, इसके अंदर किस तरह मेजर करेंगे, मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, ये समझ लें आपके पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, ये वाला जो हाफ है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और ये आपके पास ब्लड प्लाज्मा है, मिसाल की बात है। ठीक है, अब अगर मैंने चेक करना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बॉडी में कितना है, तो मैं कोई ऐसा सॉल्यूट यूज करूंगा, मैं ब्लड में कोई ऐसा सॉल्यूट डालूंगा जो यहां से तो बाहर आ जाए, ब्लड से तो बाहर आ जाए, लेकिन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ना आ जाए। यानी कोई ऐसा सोल्यूट यूज करूंगा जो ऑरेंज और ब्लू इन दोनों के अंदर इवनली स्प्रेड हो जाए, यहां पे एक रत्ती बराबर भी ना जा सके और इन दोनों में इवनली स्प्रेड हो जाए। यानी कोई ऐसा सोल्यूट जो कि इस कैपिलरी के अक्रॉस परमिएबल हो और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बिल्कुल भी परमिएबल ना हो। तो हम ऐसी ही चीजें यूज करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम हो गया या क्लोराइड हो गया। ये सारी वो चीजें हैं जो कि कैपिलरी के अक्रॉस परमिएबल हैं, फुली परमिएबल हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बिल्कुल भी नहीं परमिएबल। ठीक है, तो हम रेडियो एक्टिव सोडियम, रेडियो एक्टिव क्लोराइड, अब रेडियो एक्टिव क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि ये हमारे डाले वाला सोडियम है। बॉडी के अंदर वैसे भी तो सोडियम होता है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा जो हमने सोडियम डाला है वो वाला है, पहले से का मौजूद सोडियम है। तो रेडियो एक्टिव सोडियम यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो हमने सोडियम डाला था ना वही वाला है। डालने के बाद वो बता रहे हैं कि तकरीबन 30 to 60 मिनट्स लगेंगे इसको पूरे इस कंपार्टमेंट के अंदर इवनली स्प्रेड होने में। ठीक होगी बात। अच्छा जी, फिर अगर हमने इंट्रासेलुलर वॉल्यूम को कैलकुलेट करना हो, यानी कि इस वॉल्यूम को, तो भाई ये बहुत मुश्किल है। मतलब जाहिर सी बात है, हमने जो चीज ब्लड में इंजेक्ट की थी उससे हम ब्लड वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी ऐसा फ्लूइड यूज करके जो सिर्फ ब्लड में ही रहे। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मेजर करना हो तो हम ब्लड में ऐसी चीज डालते हैं जो कि यहाँ पे रहे। अब हम कोई ऐसा सोल्यूट तो डाल नहीं सकते जो कि ब्लड से निकल के यहाँ पहुंच जाए और यहाँ पे बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, टोटल बॉडी फ्लूइड कैलकुलेट करना आता है, यानी कि इस पूरे टब का कैलकुलेट करना आता है, डन हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम करना आता है, यानी कि इसका मेजर करना आता है। तो पूरे टब में से ये वाला माइनस कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, टोटल बॉडी फ्लूइड में से, टोटल बॉडी वाटर में से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को माइनस कर दो, इंट्रासेलुलर वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी। मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा किस तरह से होगी, जारी सी बात है, अगर हमने ऑरेंज फ्लूइड को मेजर करना है तो कोई भी ऐसी चीज यूज करनी है जो कि सिर्फ इस ऑरेंज फ्लूइड में रहे, यानी कि कोई ऐसा सोल्यूट यूज करेंगे जो सिर्फ हमारे ब्लड के अंदर ही रहे, ब्लड से बाहर ना निकलता हो। डाउन की बात, डज नॉट रेडिली पेनिट्रेट द कैपिलरी मेम्ब्रेन, कैपिलरी से बाहर ना निकले, उसकी क्या चीज हम यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पर उन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है। इवेंस ब्लू डाई यूज कर लेते हैं या आयोडीन यूज कर लेते हैं हम, ये बहुत जबरदस्त चीजें होती हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि ब्लड में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन के साथ चिपक जाती हैं। तो जाहिर बात है, जब चिपक के इतना प्लाज्मा प्रोटीन निकलती है, नए प्रोडक्ट्स निकलती हैं, तो बहुत अच्छी बात हो गई। ऑल राइट जी। ब्लड वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ी आसान बात है। देखो, प्लाज्मा वॉल्यूम कैलकुलेट करना आता है आपको कि नहीं आता, अभी देखा तो है, प्लाज्मा वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, मैं आपसे कहता हूं ब्लड वॉल्यूम कैलकुलेट करो, तो आप कहोगे यार मैं बिल्कुल कर लेता हूं, मुझे ना आप सिर्फ हेमाटोक्रिट बता दो। बस जैसे ही मैं आपको हेमाटोक्रिट बताऊंगा आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है, अगर मैंने कह दिया जी हेमाटोक्रिट 50% है और प्लाज्मा वॉल्यूम 1 लीटर है, तो आप कहोगे अगर 50% हेमाटोक्रिट है, इसका मतलब है टोटल ब्लड में 50% प्लाज्मा, 50% आरबीसी, तो इसका मतलब है कि टोटल ब्लड का वॉल्यूम 2 लीटर्स होगा, जिसमें 50% आरबीसीज हैं और 50% प्लाज्मा है, और प्लाज्मा 1 लीटर है। ठीक है, तो हम हेमाटोक्रिट की मदद से आराम से ब्लड वॉल्यूम, हेमाटोक्रिट और प्लाज्मा वॉल्यूम की मदद से टोटल ब्लड वॉल्यूम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के बाद कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम, हाँ, अगर ये ब्लू वाले कंपार्टमेंट का वॉल्यूम मैं आपको कैलकुलेट करने का कहूं तो वो कैसे करोगे, बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, सीधी सी बात है। हम ऑरेंज वाले का कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्लड प्लाज्मा बिल्कुल कर सकते हैं, ये देखा मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ऑल राइट। पूरे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम वाले का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये देखो हमने किया था। तो मैं कहता हूं पूरे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में से ब्लड वॉल्यूम को माइनस कर दो, आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर बात हो गई। असल में बात ये देखो, हम जब भी कुछ सोल्यूट डालते हैं ना, वो डालना हमने ब्लड के अंदर ही है, सही हो गई बात। जो भी सोल्यूट डालेंगे वो डालेंगे हम ब्लड के अंदर ही, क्योंकि ब्लड ही ना जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अब मैं एक सेल में तो डालने से रहा ना, मैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालने से रहा, तो हम डालते हमेशा ब्लड के अंदर ही हैं। तो ये हमने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स को देख लिया है, इसमें आई थिंक सो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा,
ब्लड वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए ना, ये तो एक तो आपने हेमाटोक्रिट देख लिया ना, उसके अलावा एक और तरीका भी है। एक तो सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, जो हमने देख लिया, हेमाटोक्रिट पता हो, प्लाज्मा वॉल्यूम पता हो तो निकाल लेंगे। दूसरा, हम डाइल्यूशन मेथड से भी इसको मेजर कर सकते हैं। डाइल्यूशन मेथड वही मेथड है जिससे हमने बाकी सारों को मेजर किया है, जो मैंने आपको कहा था कि मछलियां डाल दो और फिर उसको गिनती कर लो, 1 लीटर में कितनी मछलियां हैं, कितनी डाइल्यूशन हुई है, उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ भी हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स डालते हैं सर्कुलेशन में, जो मटीरियल्स आरबीसीज पे लग जाएं, ठीक है। तो उसी तरह से हम फिर देख लेते हैं उन मटीरियल की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है और हम पूरे ब्लड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एज सच कोई मुश्किल चीज नहीं थी। ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ सबसे पहले बड़ी बेसिक बात उन्होंने की है, वो क्या, देखो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसके बीच में जो भी फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है ना, आपको पता है कैपिलरीज में एक्सचेंज वगैरह होता है, ये किस चीज पे बेस करता है? 2 चीजों पे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे डिपेंड कर रहा होता है और दूसरा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यानी कि ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हिस्सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हिस्सा प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इनके बीच में फ्लूइड की जो ट्रांसपोर्ट है किस चीज पे बेस कर रही है? 2 चीजों पे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ऐसा कोई किरदार नहीं है, सिर्फ कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी सोल्यूट के डिफरेंसेस की बेस पे ही सब्सटेंसेस अंदर बाहर हो रहे होते हैं सेल्स के। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना कोई आपको पता है सेल में कोई खास प्रेशर होता है, ना बाहर कोई खास प्रेशर होता है, यहाँ पे सिर्फ सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक इफेक्ट बेसिकली काम में आएगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस ये है कि अगर एक जगह पे सोल्यूशन की, अगर किसी भी एक कंपार्टमेंट में, ये देखिए मैंने 2 कंपार्टमेंट बना दिए इस तरह से, ये मैंने मतलब ये एक जार है जिसके अंदर इधर भी पानी भरा हुआ है, इधर भी पानी भरा हुआ है। एक साइड वाले पानी में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सोल्यूट है और यहाँ पे बहुत थोड़ा सोल्यूट है, ठीक है। तो पानी कहेगा यार ये तो बुरी बात है ना, इस तरफ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इस तरफ कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी है, कंसंट्रेशन को बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पानी ट्रेवल करता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन, इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा ताकि इस तरफ भी पानी बढ़ जाए। ऑल्दो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, इस तरफ भी पानी को बढ़ाएगा क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, तो पानी कहता है यार हक बनता है कि अगर यहाँ पे सॉल्वेंट भी ज्यादा हो ताकि इसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल हो। तो ये आपके पास बेसिकली ऑस्मोसिस होता है। लेकिन एक बात याद रखना, ऑस्मोसिस के लिए जरूरी है कि आपके पास नॉन परमिएबल सोल्यूट हो, यानी कि ये आपके पास जार है, इस तरफ भी पानी भरा हुआ है, इस तरफ भी पानी भरा हुआ है। अब अगर परमिएबल सोल्यूट हुआ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ी है, ठीक। परमिएबल सोल्यूट हुआ तो सोल्यूट कहेगा पानी भाई आपको ऐसी टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है, आराम से सोल्यूट ही यहां से यहां चला जाएगा और कंसंट्रेशन को बराबर कर देगा। तो पानी का तो ऑस्मोसिस रह गया ना फिर बीच में ही। ऑस्मोसिस ऑफ वाटर खासतौर पर तब होता है जब ये सोल्यूट कहे कि जी मैं मेम्ब्रेन के क्रॉस पास नहीं कर सकता, मैंने तो इधर ही रहना है। तो फिर पानी कहता है अच्छा यार फिर कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए मुझे यहां जाना पड़ेगा क्योंकि सोल्यूट तो एक जगह पे अड़ा हुआ है। दोनों की बात तो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर 2 टर्म्स आती हैं, ऑस्मोलैलिटी क्या होती है और ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। बड़ी सिमिलर सी टर्म्स हैं। सबसे पहले तो बात है ऑस्मोल क्या है। यहाँ पे हम ऑस्मोल पर लीटर देखेंगे। ऑस्मोल हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक यूनिट है, ठीक है। जिस तरह आप मोल पढ़ते हो ना, 6.02 10⁻24 पार्टिकल्स, भाई इतने पार्टिकल्स हो ना, इतने करोड़ या अरब पार्टिकल्स को मिसाल दे रहा हूं मैं, इतने अरब पार्टिकल्स को हम कहते हैं ये एक मोल है। वरना हम कहां सोडियम के पार्टिकल्स की गिनती करते रहेंगे, तो हमने एक यूनिट बनाया हुआ मोल। सही होगी ना बात। तो इसी तरह से हम कहते हैं भाई अगर हम ऑस्मोल्स देख रहे हो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोलैलिटी। यानी मैं आपसे कहता हूं 1 किलोग्राम वाटर में 2 ऑस्मोल है सोडियम क्लोराइड के, तो ये आपने सोडियम क्लोराइड की ऑस्मोलैलिटी बताई है। और अगर मैं आपको बताऊं 1 लीटर पानी में, तो वो आपके पास ऑस्मोलैरिटी होगी। यानी सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो आपके पास सोल्यूशन है उसका हम कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं। एक और डिफरेंस भी है यहाँ पे, जो ऑस्मोलैरिटी है ना वो आपके पास सोल्यूशन देखती है और जो ऑस्मोलैलिटी है ना वो आपके पास सॉल्वेंट देखती है। क्या मतलब है, मैं आप बात को एक्सप्लेन करता हूं। आई नो ये थोड़ी बात मुश्किल होगी। जो है ना ऑस्मोलैलिटी, वहां पे क्या होता है, ऑस्मोलैलिटी में हम कहते हैं भाईजान 1 किलो पानी था और 1 किलो पानी के अंदर इसने 2 ऑस्मोल सोडियम क्लोराइड डाल दिया है। जानो की बात, तो ये हो गई आपके पास ऑस्मोलैरिटी। पहले आपने पहली बात 1 किलो में लिया हमने, और दूसरी बात हमने देखा पानी कितना था, पानी 1 किलो था। जानो की बात। जबकि ऑस्मोलैरिटी में मैं कहता हूं यार जितना भी सोडियम क्लोराइड से पहले सोडियम क्लोराइड डाल दो। सोडियम क्लोराइड डालने के बाद ओवरऑल सोल्यूशन की मैं बात करता हूं, और पहली बात ओवरऑल सोल्यूशन की बात करता हूं, और दूसरी बात मैं किलोग्राम के में नहीं बल्कि लीटर में बात करता हूं। मैं कहता हूं 1 लीटर सोल्यूशन था और इस सोल्यूशन के अंदर 2 सोडियम थे।
डन होगी बात। तो पहली बात डिफरेंस, आप ऑस्मोलैरिटी में सिर्फ सॉल्वेंट को देखते हैं और किलोग्राम में लेते हैं, और ऑस्मोलैरिटी में आप पूरे सोल्यूशन को देखते हैं और लीटर्स में लेते हैं। ठीक है, तो ये आगे में डिफरेंस हो गया। अच्छा, फिर किसी सोल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है, हम किसी भी सोल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैन हॉफ लॉ। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अब हम देखते हैं बेसिकली, यानी वैन हॉफ लॉ किस तरह से कैलकुलेट करवाता है। क्या कैलकुलेट करना है हमने? ऑस्मोलैरिटी, यानी कि नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, पहले तो बात आपने समझना है ऑस्मोल और मोल में फर्क क्या होता है। देखो, मोल होता है किसी भी पार्टिकल का फिक्स्ड नंबर। देखो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 6.02 इंटू 10⁻23 NaCl, ये आपके पास क्या हो गया? NaCl का एक मोल। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं 6.02 इंटू 10⁻23 ग्लूकोज, ये क्या होगा? ग्लूकोज का एक मोल। यहां तक तो बात समझ में आती है। ठीक है जी, अब मैंने इस NaCl को डाल दिया एक सोल्यूशन में। सोल्यूशन में जाने के बाद ये NaCl एज अ फॉर्म NaCl नहीं रहता, ये टूट जाता है इनटू Na और Cl। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं मैंने 100 NaCl डाले, ठीक है, 100 NaCl के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। अब अंदर जाके एक NaCl के मॉलिक्यूल से दो पार्टिकल्स बन गए। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मैंने 100 NaCl डाले हैं, मुझे बताओ सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो मैं कहूंगा यार 100 NaCl डाले हैं, इसका मतलब है 100 सोडियम होंगे सोल्यूशन में, 100 क्लोराइड होंगे। भाईजान टोटल 200 पार्टिकल्स हैं सोल्यूशन में। ठीक होगी बात। तो ये सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स है ना, ये मोल तो थोड़े से फर्क हो सकते हैं कभी कभी। डन होगी बात। तो इसको सोल्यूशन में जब 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे ना, इसको हम नाम देते हैं ऑस्मोल। और वैसे 6.02 10⁻23 NaCl, ये आपके पास एक मोल है। अच्छा, मैंने बस इतना बता दिया कि जी हमारे पास 0.9% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। तो 0.9% का मतलब है कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर 0.9 ग्राम ऑफ NaCl है, या हम कह सकते हैं 1000 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर 9 ग्राम ऑफ NaCl है। ठीक है, तो 1000 ml कितना होता है? 1 लीटर होता है ना। तो मैं कह सकता हूं 9 ग्राम NaCl है 1 लीटर पानी में, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में, यानी कि 9 ग्राम पर लीटर। ठीक होगी बात। अब मुझे कोई कहता है मुझे ये बात बताओ, तुमने ये तो बता दिया कि 9 ग्राम है 1 लीटर में, कितने मोल ऑफ NaCl है 1 लीटर में? मैं कहता हूं यार मुझे या तो तुम बता दो 1 मोल कितना होता है, फिर तो मैं बताता हूं। ऐसे नहीं बता सकता, ये ऐसी है बिल्कुल मिसाल। जिस तरह मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है यार मैं 10 किलो चावल लाया हूं, मुझे बताओ ये चावलों की कितनी बोरियां बनी। मैं कहता हूं मुझे एक बोरी का वजन तो बताओ, फिर ही बता सकता हूं। वो कहता है यार मिसाल के तौर पे एक बोरी का वजन है 50 किलो। मैं कहता हूं हाँ, अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तुम 10 किलो चावल लाए हो, 10 डिवाइडेड बाय 50, इसका मतलब है तुम 0.2 बोरी लेके आए हो। क्लियर हो गई बात? सही है। इसी तरह से मैं कहता हूं आपने मुझे ये तो बता दिया कि 9 ग्राम है 1 लीटर में, लेकिन 1 मोल कितना बड़ा होता है ये बताओगे तो ही मैं बता सकूं नहीं कितने मोल्स बनता है। तो मुझे उसने कहा बिल्कुल ठीक है जी, 1 मोल होता है 58.5 ग्राम का। मैंने कहा हाँ, अब मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। 9 डिवाइडेड बाय 58.5, यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर 0.154 मोल है NaCl के। ठीक है, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है उन्होंने 0.15 मोल है 1 लीटर सोल्यूशन में, 0.154 मोल हो गए 1 लीटर में। ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था NaCl टूट के 2 पार्टिकल्स बनाता है, एक सोडियम और एक क्लोराइड। तो यानी कि अगर मैंने ऑस्मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 0.308। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया इसकी ऑस्मोलैरिटी है 0.308 ऑस्मोल्स पर लीटर। समझ में आ गई बात? ठीक होगी बात। तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी। अच्छा, लेकिन एक बात है, ये तो तब ऑस्मोलैरिटी होती है। ऑस्मोलैरिटी के लिए ना जरूरी है कि पार्टिकल्स की आपस में कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी एसोसिएशन ना हो, तभी वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल के तौर पर रोल प्ले कर सकेंगे ना। जाहिर सी बात है। मसला ये है कि Na और Cl के बीच में थोड़ी बहुत अट्रैक्शंस मौजूद होती हैं। तो फिर हम कहते हैं यार इसका मतलब है कि अगर अट्रैक्शंस हैं तो ऑस्मोलैरिटी जितनी होनी चाहिए थी आइडियली उससे थोड़ी सी कम होगी। तो ये करेक्शन करते हैं हम इसकी ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट। ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट होता है मुख्तलिफ सॉल्यूशंस का, उनकी अट्रैक्शंस की बेस पे हमने उनका ऑस्मोटिक कोएफिशिएंट निकाला होता है। जिस तरह NaCl के लिए हमने निकाला हुआ 0.93। तो इसका मतलब है अगर हमने निकाला था उसकी ऑस्मोलैरिटी 0.308 ऑस्मोल्स पर लीटर, या आप कह सकते हैं 308 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर,
तो इसकी ऑस्मोलैरिटी होगी 308 मल्टीप्लाइड बाय 0.93। ठीक होगी बात, जिसका आंसर आएगा 286। तो आइडियली 308 होनी चाहिए थी, लेकिन अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से आंसर आएगा आपके पास 286। तो ये आपने देखा हमने किस तरह से, सिर्फ हमें इतना बताया गया था कि 0.9% सोल्यूशन है और हमने सारा कैलकुलेट कर लिया। पहले हमने कहा इसका मतलब है 9 ग्राम होगा 1 लीटर में, फिर हमने कहा इसका मतलब है इतना मोल ऑफ NaCl है, और फिर हमने कहा इतने ऑस्मोल्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। डन होगी बात। उसके बाद देखते हैं जी ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। इसी तरह से हम बॉडी फ्लूइड्स की भी ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमने ये एक सोल्यूशन की कैलकुलेट की थी। बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है ना, उसमें ज्यादा किरदार अदा करने वाली कौन सी चीज है? सोडियम और क्लोराइड। और अगर आप सेल के अंदर बात करें तो सेल के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा होती है, तो सेल के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होती है उसमें ज्यादा बड़ा किरदार किसका है? पोटेशियम का। ठीक हो गई बात। अच्छा, करेक्टेड ऑस्मोलर एक्टिविटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जाहिर सी बात है, सिर्फ यहां पे हमने करेक्शन की थी, यहां भी करेक्शन करनी पड़ेगी, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। ऑलराइट जी, उसके बाद वो बात करते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी भी ऑस्मोलर चेंजेस लेके आ गए, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेशन थोड़ी और हो और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन थोड़ी और हो, तो ये थोड़ी सी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फ्लूइड्स फौरी तौर पे अपने आप को एक्सचेंज करते हैं, फौरी तौर पे। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये सेल के अंदर बहुत थोड़ी सी, ये सेल के अंदर है और ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है ना वो है बराबर। जैसे ही मैंने थोड़ी सी कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज की ना, तो रैपिडली बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई है, वाटर सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि सेल बेचारा श्रिंक कर जाएगा और बाहर बहुत सारा वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से बहुत रैपिडली फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट होती है। ये बात उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है। ऑलराइट, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक का क्या मतलब है? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद सेम है उसको कहते हैं आइसोटोनिक। वो सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक, और वो सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स की तादाद कम है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। लेकिन याद रखिएगा, यहां पे हम उन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा था कि जो ऑस्मोसिस होता है वो उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से होता है जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास नहीं कर सकते। अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास कर सकें तो ये, अगर आपके पास दो कंपार्टमेंट्स बने हैं, मैंने कहा दोनों तरफ फ्लूइड है, ये इस दोनों तरफ बराबर पार्टिकल्स हैं, अगर मैं एक तरफ पार्टिकल्स इंक्रीज करता हूं और ये पार्टिकल्स परमिएबल होए, तो बजाय इसके फ्लूइड यहां से यहां आए, पार्टिकल कहते हैं भाई अपनी जगह पे आराम से रहो, हम पार्टिकल्स ही यहां पे आ जाएंगे, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के लिए जरूरी है कि आपके पास कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी सेल को एक आइसो ऑस्मोटिक सोल्यूशन में डाल देंगे, यानी बाहर भी कंसंट्रेशन सेम अंदर भी सेम, सेल वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। हाँ, हाइपोटोनिक यानी बाहर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब बाहर कंसंट्रेशन कम होगी तो जाहिर बात है सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर सेल के अंदर आएगा और सेल का साइज बड़ा हो जाएगा अगर आपने सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में डाला है। और अगर आपने सेल को हाइपरटोनिक यानी बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा? अब जाहिर बात है बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है, अंदर कम, ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि सेल से बाहर निकल जाएगा और सेल बेचारा श्रिंक हो जाएगा। ये तो आपने देख लिया आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसो ऑस्मोटिक, हाइपर ऑस्मोटिक और हाइपो ऑस्मोटिक क्या होता है? ये भी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स ही है, लेकिन यहां हम उन सोल्यूट्स का जिक्र कर रहे हैं जो कि परमिएबल हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पे उन सोल्यूट्स का जिक्र कर रहे हैं जो कि परमिएबल हैं। ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये उन सोल्यूट्स का जिक्र था जो कि परमिएबल नहीं थे, और ये वो सोल्यूट्स जो कि परमिएबल हैं। अगर परमिएबल होने वाले सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बराबर है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? आइसोस्मोटिक। और परमिएबल ना होने वाले सोल्यूट्स की भी कंसंट्रेशन बराबर है, उसको क्या कह रहे हैं? आइसोटोनिक। अब इसको हम देखते हैं नामी वाली, ये कंसिडर कीजिएगा मेरे पास एक ना, मतलब एक जार है, इसमें जो रेड वाले पार्टिकल्स है ना ये हमारे पास परमिएबल नहीं है, और जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना ये आराम से इजीली परमिएबल है। ठीक है, तो अगर मैं एक साइड पे परमिएबल पार्टिकल्स को इंक्रीज करता हूं तो उससे तो खास ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगा ही, यार ये तो बन ही नहीं रहा, उससे तो खास ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये परमिएबल पार्टिकल्स इस तरफ चले जाएंगे, दोनों तरफ कंसंट्रेशन दोबारा बराबर हो जाएंगी। हाँ, अगर नॉन परमिएबल पार्टिकल्स मैंने किसी भी साइड पे इंक्रीज किए तो अब नॉन परमिएबल पार्टिकल्स की वजह से वाटर को यहां आना पड़ेगा ताकि कंसंट्रेशन बराबर की जा सके। वाटर यहां पे आएगा और इस तरफ का वाटर लेवल रेज कर जाएगा। तो ये आपने देखा कि इन सॉल्यूशंस की वजह से ट्रांसपोर्ट यानी ऑस्मोसिस होगी और इनकी वजह से ऑस्मोसिस नहीं होती। तो आप अगर एक इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज वाला सोल्यूशन डाल भी दें तो वो ग्लूकोज आपको पता है परमिएबल है, वो आपके यहाँ से निकल के ब्लड से निकल के बाहर हो जा सकती है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा फ्लूइड में एक्सचेंज नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि आपने ग्लूकोज डाल दिया तो ब्लड के अंदर धड़ाधड़ फ्लूइड आना शुरू हो जाए, ब्लड वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए, क्योंकि ग्लूकोज परमिएबल चीज है।
डन होगी बात, यहां तक क्लियर है। उसके बाद जनाब वाली ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज रैपिडली अटेन्ड। क्या मतलब है, जैसे ही आपने सेल को ऐसी जगह पर डाला जहां बाहर कंसंट्रेशन कुछ और थी, फौरी तौर पे ऑस्मोसिस होगा और सेल के अंदर और बाहर की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। रैपिडली हम उस चीज को ठीक कर लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 3 की वीडियो में डिस्कस करते हैं।